विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय के डेप्रिसिएशन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनकम के 5 हेड होते हैं, जिसमें जो तीसरा और महत्वपूर्ण शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी व्यवसाय एवं पेशे से आय। प्रिय विद्यार्थियों, व्यवसाय एवं पेशे की आय ज्ञात करने के लिए व्यवसाय में खर्चों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है अलाउड एक्सपेंसेस, स्वीकृत व्यय, और नंबर 2 है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। पहला जो पार्ट है अलाउड एक्सपेंसेस, उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चे अलाउड माने जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे। उनमें से एक महत्वपूर्ण अलाउड एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है डेप्रिसिएशन एंड अदर रिपेट्स। चूँकि डेप्रिसिएशन एक बड़ा प्रोविज़न है, इसलिए इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, जो आपके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एवं प्रोफेशन की गणना करने में सहायक सिद्ध होगा। डेप्रिसिएशन, अब इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो वैसे विधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार से माना जाता है कि करदाता के स्वामित्व वाली ऐसी संपत्ति जिसका गत वर्ष में व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है, उस पर ह्रास छूट दी जाती है। तो जहाँ तक ह्रास के अर्थ का सवाल है, तो किसी भी संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट को ह्रास कहा जाता है। मूल्य में गिरावट किस प्रकार से आती है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे उसका व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाना, समय व्यतीत होने पर या अप्रचलित होने पर उसके मूल्य में कमी आती है। तो किसी संपत्ति के मूल्य में उपयोग करने, ऑब्सोलीट होने या समय व्यतीत होने पर जो कमी आती है, उसको हम ह्रास कहते हैं। अब ह्रास की छूट देने के लिए कुछ शर्तों की पालना आवश्यक होती है। तो इसमें ये 3 तरह की शर्तें आती हैं। इन 3 शर्तों की पूर्ति होने पर ही उस संपत्ति पर ह्रास की छूट स्वीकृत की जाती है। पहली शर्त है करदाता संपत्ति का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी होना चाहिए। यदि करदाता किसी संपत्ति का पूर्णतः या अंशतः स्वामी है, तो उस पर ह्रास की छूट दी जा सकती है। जिस संपत्ति के संबंध में ह्रास की छूट मांगी जाए, वह संपत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः करदाता की स्वयं की होनी चाहिए। यदि किसी संपत्ति के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से स्वामी हैं, तो उनमें से प्रत्येक को उसके भाग के मूल्य के संबंध में ह्रास छूट स्वीकृत की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपत्ति किराए पर लेता है अथवा मांग कर प्रयोग करता है, तो ऐसी संपत्ति संबंध में ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं की जाती है। इसके निम्न अपवाद हो सकते हैं। नंबर 1 है किराए पर लिए गए भवन पर निर्माण करने पर। यदि करदाता किसी भवन को अपने व्यापार अथवा पेशे में उपयोग करने के लिए किराए पर अथवा पट्टे पर लेता है तथा ऐसी इमारत पर नवीनीकरण, विस्तार, सुधार अथवा अन्य किसी निर्माण कार्य पर कोई पूंजीगत व्यय करता है, तो ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में ह्रास की छूट यह मानते हुए दी जाएगी कि ऐसे निर्माण कार्य का करदाता स्वयं ही स्वामी है। अपवाद नंबर 2 है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति क्रय करने पर। किराया क्रय पद्धति अर्थात हायर परचेज सिस्टम पर क्रय की गई संपत्ति यद्यपि क्रेता की नहीं मानी जाती है, परंतु उसे इस पर ह्रास की छूट स्वीकृत की जाती है। दूसरी शर्त है करदाता उस संपत्ति का प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है। यदि करदाता उस संपत्ति का जिस पर ह्रास छूट मांगी जाती है का प्रयोग करदाता के व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाना आवश्यक है। यदि कोई करदाता अपने किसी संपत्ति का प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के अलावा अन्य कार्य के लिए करता है, तो उस संपत्ति के संबंध में उसको ह्रास छूट नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए करदाता के स्वयं के रहने के मकान, काम आने वाले मकान अथवा व्यक्तिगत प्रयोग में काम आने वाली कार आदि के संबंध में छूट नहीं दी जाएगी। यदि कोई संपत्ति आंशिक रूप से व्यापार के काम आती है तथा आंशिक रूप से निजी प्रयोग में आती है, तो व्यापार के लिए
प्रयोग के संबंध में ह्रास छूट आनुपातिक रूप से ही दी जाएगी। यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को रहने के लिए मकान देता है तो वह यह समझा जाएगा कि मकान का प्रयोग पूर्णतः नियोक्ता के व्यापार के लिए किया गया है। यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के निवास स्थान पर पंखा, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर आदि की व्यवस्था करता है तो ये समझा जाएगा कि ये संपत्तियां पूर्णतः नियोक्ता के व्यापार के लिए ही काम में आ रही हैं। यदि करदाता के व्यापार के काम आने वाले भवन का कोई भाग व्यापार को कुशलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा, पोस्ट ऑफिस आदि को किराए पर दे दिया जाता है तो ह्रास छूट संपूर्ण भवन के मूल्य पर प्राप्त होगी। इन परिस्थितियों में ह्रास छूट दी जाती है क्योंकि प्राप्त किराया व्यापार की आय मानी जाती है। तीसरी शर्त है गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। यह भी आवश्यक है कि करदाता गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग करे। संपत्ति का प्रयोग चाहे किसी भी कम अवधि के लिए किया जाता है, ह्रास की छूट दी जाती है। संपत्ति का प्रयोग सक्रिय रूप से भी हो सकता है और निष्क्रिय रूप से भी हो सकता है। हड़ताल अथवा तालाबंदी के कारण मशीनरी आदि का काम में न आना जिसके प्रयोग माना जाता है, और यदि वास्तव में उत्पादन कार्य संपादित किया जा रहा है और मशीन का उपयोग किया जा रहा है तो उसको सक्रिय उपयोग माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ह्रास छूट संबंधी महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार से हैं। ऐसी संपत्तियां जिन पर ह्रास की छूट स्वीकृत की जाती है, संपत्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स। इस श्रेणी में निम्न 3 संपत्तियां आते हैं। एक भवन यानी बिल्डिंग्स, नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी और नंबर 3 फर्नीचर। नंबर 2 है अमूर्त संपत्तियां यानी इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते हैं, परंतु उनका व्यवसाय के लिए सक्रिय उपयोग किया जाता है। इस श्रेणी में निम्न संपत्तियां आती हैं। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 पेटेंट राइट, नंबर 3 कॉपीराइट, नंबर 4 ट्रेडमार्क्स, नंबर 5 लाइसेंस, नंबर 6 स्पेशल राइट्स यानी विशेष अधिकार, नंबर 7 व्यापार के अन्य अधिकार इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। निम्न पर ह्रास छूट नहीं दी जाती है। विनियोग, ख्याति, पशुधन आदि के संबंध में ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं होती है। भवन के अंतर्गत केवल ढांचे की लागत पर ह्रास छूट स्वीकृत है। भूमि के मूल्य पर ह्रास की छूट नहीं दी जाती है क्योंकि भूमि के मूल्य में कभी भी कमी नहीं आती है, उसमें डेप्रिसिएशन बजाय एप्रिसिएशन यानी वृद्धि ही होती है, इसलिए भूमि पर ह्रास की छूट स्वीकृत नहीं की जाती है। भवन शब्द के अंतर्गत सड़कें, ब्रिज, भूमिगत नाले, कुआं, ट्यूबवेल इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मान लो फैक्ट्री का लंबा चौड़ा कैंपस है, परिसर है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से जोड़ने के लिए इंटरनल रोड्स का निर्माण किया जाता है। उसमें ट्रॉलियाँ उपयोग की जाती हैं, उसकी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, उसमें पानी की सुविधा की ट्यूबवेल इत्यादि व्यवस्था की जाती है। तो इन सबको भवन की श्रेणी में रखा जाता है और भवन के अंतर्गत उस पर ह्रास की छूट स्वीकृत की जाती है। प्लांट शब्द में जहाज, गाड़ियाँ, पुस्तकें, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा उपकरण इत्यादि भी सम्मिलित हैं, परंतु इसमें चाय की झाड़ियाँ, पशुधन, भवन, फर्नीचर एवं फिटिंग्स इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जिसकी बारे स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि प्लांट की परिभाषा में कर्ण धान वर्ष 2004-5 से संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार कर्ण धान वर्ष 4-5 से प्लांट में भवन, फर्नीचर एवं फिटिंग्स को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अतः भूतकालीन भवन व फर्नीचर पर प्लांट के रूप में ह्रास लगाए जाने संबंधित सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऐसे सभी निर्णय कर्ण धान वर्ष 2004-5 से प्रभावहीन हो गए हैं। निम्न दशाओं में ह्रास छूट स्वीकृत नहीं की जाती है। नंबर 1 है 1 अप्रैल 2001 से पूर्व आयातित कार। यदि कोई करदाता 28 अप्रैल 75 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2001 से पूर्व भारत की बाहर बनी मोटर कार खरीदता है तो ऐसी विदेशी कार पर सामान्यतः ह्रास की छूट नहीं दी जाएगी, परंतु निम्न दशाओं में ऐसी कार पर ह्रास की छूट दी जाएगी। नंबर 1 है ऐसी मोटर कार का प्रयोग पर्यटकों को किराए पर ले जाने के लिए व्यवसाय के रूप में भारत में किया जाता है तो उस पर ह्रास की छूट स्वीकृत की जाती है। और नंबर 2 है कि यदि करदाता विदेश में व्यवसाय करता है तो विदेश में ऐसी कार का उपयोग व्यवसाय पैसे के लिए किया जाता है तो ऐसी कार पर ह्रास छूट स्वीकृत की जाती है।
परंतु इसमें एक विशेष बात ये रखी गई है कि 1 अप्रैल 2001 से विदेश में बनी आयातित कार पर भी उसी प्रकार से हराज की छूट स्वीकृत की जाएगी जिस प्रकार से भारत में बनी हुई कार पर स्वीकृत की जाती है। हराज की कटौती संपत्ति वास्तविक लागत से अधिक नहीं दी जा सकती है। यदि किसी मशीन अथवा प्लांट पर धारा 42 के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार एक या अधिक वर्षों में संपूर्ण राशि कटौती प्रदान कर दी जाती है अथवा छूट प्रदान कर दी जाती है, तो उस प्लांट और मशीन पर धारा 32A के अंतर्गत अगले वर्ष में हराज की छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। हराज गणना करने की विधियाँ। हराज गणना करने की निम्न 2 विधियाँ हैं। नंबर 1 है वास्तविक लागत पर हराज छूट और नंबर 2 है अप्रकित मूल्य पर हराज छूट। नंबर 1 वास्तविक मूल्य लागत पर हराज छूट। सामान्यतः शक्ति का उत्पादन करने वाले उपक्रम, शक्ति का उत्पादन एवं वितरण करने वाले उपक्रम की संपत्तियों पर उनकी वास्तविक लागत पर निर्धारित दरों से के अनुसार हराज की छूट प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था कर अधिनियम 1998 से लागू की गई है। अप्रकित मूल्य पर हराज छूट। उपयुक्त वाक्यांश 1 में वर्णित संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्तियों के किसी भी समूह पर उसके अप्रकित मूल्य पर निर्धारित दरों से हराज स्वीकृत की जाएगी। संपत्तियों के समूह पर हराज की छूट दी जाना। प्रिय विद्यार्थियों, संपत्तियों पर हराज की विभिन्न दरें दी जाती हैं और प्रत्येक दर को एक ब्लॉक यानी समूह माना जाता है। उस ब्लॉक में जितनी भी संपत्तियां हैं उन सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है और उन पर सामूहिक रूप से निर्धारित दर से हराज की छूट स्वीकृत की जाती है। गत वर्ष में प्राप्त की संपत्तियों हराज छूट। यदि कोई संपत्ति गत वर्ष में प्राप्त की जाती है तथा 180 दिन या इससे अधिक के लिए उपयोग में लाई है तो संपूर्ण वर्ष की हराज छूट स्वीकृत की जाती है, और यदि गत वर्ष में उपयोग की अवधि 180 दिन से कम हो तो स्वीकृत दर से जो गणना की जाती है हराज की उसके 50% के बराबर ही कटौती प्रदान की जाती है। इसका एक अपवाद है कि यदि कोई संपत्ति गत वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर ली गई थी परंतु उसका प्रथम बार उपयोग गत वर्ष में किया जाता है तो उस पर पूरी दर से हराज छूट दी जाएगी, भले ही गत वर्ष में उस संपत्ति का उपयोग 180 दिन से कम के लिए ही क्यों नहीं किया गया हो। उदाहरण के लिए, एक करदाता ने एक मशीन अपने व्यवसाय के लिए 1 नवंबर 18 को प्राप्त की परंतु उसका प्रथम बार प्रयोग 1 दिसंबर 19 से किया है। ऐसी स्थिति में गत वर्ष 19-20 के लिए उस मशीन पर पूरी दर से हराज छूट दी जाएगी, यद्यपि गत वर्ष 2019-20 में मशीन का प्रयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए ही किया गया है। कुछ दशाओं में स्वामित्व परिवर्तन पर आनुपातिक हराज की छूट दिया जाना। यदि अगर लिखित दशाओं में किसी भी मूर्त अथवा पूर्ण संपत्ति के स्वामित्व का स्थानांतरण एक करदाता से दूसरे करदाता को गत वर्ष के दौरान किसी भी समय होता है तो कुल मूल्य ह्रास की कटौती का विभाजन दोनों करदाताओं के बीच उनके गत वर्ष में संपत्ति को रखने के दोनों के अनुपात में किया जाएगा। इसमें नंबर 1 है साझेदार फर्म के व्यवसाय को कंपनी द्वारा क्रय किए जाने पर, और नंबर 2 एकाकी व्यापार को कंपनी द्वारा क्रय किए जाने पर। नंबर 3 है एकाकी व्यापार का स्वामित्व पूर्वाधिकारी की मृत्यु के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होने पर। और नेक्स्ट है एक कंपनी का एकीकरण दूसरी कंपनी में होने पर। और नंबर 3 है नेक्स्ट है एक कंपनी का अविलियन यानी डीमर्जर होने पर अविलियत कंपनी एवं परिणाम स्वरूप बनने वाली कंपनी के बीच विभाजन। एक महत्वपूर्ण प्रावधान आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हराज छूट लेने की बाध्यता। कर अधिनियम वर्ष 2002-3 से करदाता हराज छूट लेने के लिए बाध्य है यदि उसने अपनी कुल आय की गणना में हराज छूट की मांग नहीं की है, तब भी निर्धारण अधिकारी उसे धारा 32 के अंतर्गत हराज छूट देगा। यह संशोधन विविध अधिनियम 2001 के द्वारा किया गया है तथा इसे कर अधिनियम वर्ष 2002-3 से लागू किया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य CIT वर्सेस महिंद्रा मिल्स एंड अदर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावहीन बनाना रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में कहा था कि हराज की छूट लेना करदाता के लाभ के लिए है। यदि करदाता किसी भी कारण से हराज छूट नहीं लेना चाहे तो यह उस पर लाभ थोपा नहीं जा सकता, परंतु इस संशोधन के पश्चात
यदि करदाता की इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है, निर्धारण अधिकारी उसको ये छूट प्रदान करेगा ही करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये ह्रास की जो छूट है वो एक महत्वपूर्ण छूट है। ये व्यवसाय एवं पेशा दोनों की स्थिति में प्रदान की जाती है। व्यवसाय का अर्थ होता है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण। यदि कोई करदाता किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसको भी व्यवसाय माना जाता है। और दूसरा आता है इसमें ट्रेडिंग यानी व्यापार, यानी वस्तु क्रय करके बेचना। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों को ही व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2 है प्रोफेशन। तो व्यवसाय के लिए किसी ज्ञान या योग्यता आवश्यकता नहीं होती है कि सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति ही यदि उसके पास पर्याप्त पूंजी हो तो व्यवसाय कर सकता है। और दूसरा है पेशा यानी प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में एक डिग्री आवश्यकता होती है। बिना डिग्री के वो जो एडवाइस देने का कार्य है, एडवाइस के बदले में जो फीस मिलती है उसको पेशे का माना जाता है। इसमें आता है जैसे एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, ये आते हैं। तो इसमें LLB या चार्टर्ड CA या MBBS, MD, MS इत्यादि डिग्री करने के बाद ही वो अपना कार्य कर सकते हैं और उनको जो अपने क्लाइंट से जो फीस मिलती है उसको पेशे की आय माना जाता है। तीसरा इसमें आता है वोकेशन यानी वृत्ति। वृत्ति का मतलब ये होता है कि उसमें न उत्पादन होता है, न व्यापार होता है और न ही सेवाएं दी जाती है, न विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे मंदिर का पुजारी की आय है, उसमें जो मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के हेड में करियर के माना जाता है। क्योंकि मंदिर में पूजा करने के लिए किसी विशेष डिग्री आवश्यकता नहीं होती है, उसमें पूंजी भी नहीं लगती है, परंतु फिर भी उसमें दर्शनार्थियों द्वारा चढ़ाया जाता है और वो उसकी इनकम मानी जाती है। इस तरह से इस हेड के अंदर बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन और चौथा आता है स्पेकुलेशन यानी सट्टा। सट्टे में भी किसी डिग्री आवश्यकता नहीं होती है, न उसमें पूंजी आवश्यकता होती है। उसमें अग्रिम सौदे किए जाते हैं और भावों का जो डिफरेंस होता है उसको इनकम माना जाता है और उस पर भी व्यवसाय पेशा शीर्षक के अंतर्गत ही कर लगता है। इसलिए आमतौर पर इन चारों को ही हेड में लिया जाता है। लेकिन जो प्रश्न हल करने का जो तरीका है, जो प्रोविजंस हैं, उसमें एडलेस करते हुए जो हम गणना करते हैं तो उसमें आमतौर पर बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित ही गणना की जाती है। स्पेकुलेशन एंड वोकेशन का कोई विशेष प्रैक्टिकल प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए इसमें शीर्षक के अंतर्गत हम व्यवसाय एवं पेशे से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पर विशेष चर्चा करेंगे। आज का वीडियो मैं समझता हूँ आपके लिए लाभप्रद होगा, इसलिए इसको आप ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी इसको सुनने के लिए मोटिवेट करें ताकि उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो और परीक्षा दृष्टिकोण से भी इसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए। थैंक यू।